तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। आज हम हाफ वे स्टेज पे आ गए हैं प्रो कबड्डी लीग सीज़न 11 के। और अभी जो पोजीशन है हरियाणा स्टीलर्स, मनप्रीत सिंह द्वारा कोच किए गए हरियाणा स्टीलर्स का अभी पोजीशन एकदम नंबर 1 पे है। वो 10 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस हारे, एक भी टाइड मुकाबला नहीं रहा। और वो बने पहले टीम जिन्होंने 50 का स्कोर डिफरेंस को किया था। मतलब उनके पास अभी एकमात्र टीम वही है जो 50 पॉइंट्स के पास गए। और उनका हालिया प्रदर्शन रहा है कि 4 मैचेस जीते पिछले 5 में से, और एक मैच वो हार गए। उनके बाद है यू मुंबा, सुनील कुमार द्वारा कप्तान किए गए यू मुंबा का प्रदर्शन थोड़ा सा पहले थोड़ा डगमगाया, फिर अजीत चौहान जैसे यंग रीडर्स ने भार उठाया अपनी टीम का। उनके बाद फिर 3 नंबर पे है तेलुगु टाइटंस, विजय मलिक। उनका जो एक विजय मलिक 2.0 उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ रहा। और साथ ही साथ आशीष नरवाल, पवन सहरावत कैप्टन के एब्सेंस में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है वो वाकई मतलब बढ़िया रहा। उनके रीडर्स भी चल रहे और डिफेंडर्स भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। डिफेंडिंग चैम्पियंस पुनेरी पल्टन, अभी फ़िलहाल उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन चल रहा है। ये रीज़न भी हो सकता है कि असलम इनामदार जो उनके कैप्टन रहे वो अभी इंजर्ड है और वो अभी पूरे सीज़न के लिए आउट हो चुके हैं। तो इस हिसाब से असलम इनामदार तो उनके साथ नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई एक लीडर की कमी नज़र आ रही है पुनेरी पल्टन की स्क्वाड में। अविनेश नटराजन भी परफॉर्म कर रहे, पंकज मोहिते, मोहित गोयत, ये सब परफॉर्म तो कर रहे, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी जिसके लिए पुनेरी पल्टन पिछले कुछ सीजन्स के लिए जानी जा रही है वो थोड़ा लैक कर रहा है पुनेरी पल्टन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। तो पुनेरी पल्टन लास्ट के 5 मुकाबले में से 2 मैचेस हारे और 2 मैचेस टाई रहे। सिर्फ एक ही मैच में उन्होंने जीता था, वो था बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ, 51-34 से हराया उनको। अभी फ़िलहाल उनके पास 42 पॉइंट्स है और चौथे पोजीशन पे है पुनेरी पल्टन। और कल जिन्होंने पुनेरी पल्टन को हराया, यानी जिस टीम ने पुनेरी पल्टन को दोहरी मात दी, वो है अर्जुन देशवाल की जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर्स अभी फ़िलहाल 5वें पोजीशन पे है और उनके अभी स्कोर डिफरेंस है 26 और टोटल उनके पास अभी है 40 पॉइंट्स। वो अभी 5वें पोजीशन पे बने हुए हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स 13 मैचेस में 7 मैचेस जीते और 5 मैचेस वो हार गए, जिसमें से एक मैच उनका टाई रहा। उसी के बाद है दबंग दिल्ली कबड्डी क्लब, 6ठे पोजीशन पे है अभी। आशु मलिक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और हर मैच में, लगभग हर मैच में एवरेज उनका एक सुपर 10 रहा है, जिस कारण से ये दिल्ली की कंसिस्टेंसी के पीछे इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही उनके जो डिफेंडर्स है और यंग रीडर्स वो भी परफॉर्म कर रहे हैं दबंग दिल्ली के लिए। तो दिल्ली अभी 40 पॉइंट्स पे है और पिछले 5 मुकाबले में से उनके 2 मैचेस टाइड रहे और 3 मैचेस वो जीते। तो मतलब एक अच्छा ही सिंबल दिख रहा है जोगिंदर नरवाल की कोच किए गए दिल्ली टीम के लिए। तो दिल्ली का परफॉर्मेंस एकदम अप जा रहा है जैसा कि पॉइंट्स टेबल कह रहा है। और उसके बाद है पटना पायरेट्स, जिनका दारोमदार आप अगर रीडिंग की बात करें तो दिवांग दलाल, जो अभी फ़िलहाल इस सीज़न के टॉप रेट पॉइंट स्कोरर है, उनके पास है। पटना पायरेट्स का अभी फ़िलहाल 12 मैचेस खेले उन्होंने और 7 मैचेस पटना पायरेट्स जीते। उनके 5 मैचेस वो भी थे जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा, जिसमें से पिछला मैच भी रहा। लेकिन पटना पायरेट्स की रीडिंग उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और डिफेंस को भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीज़न हाफ वे से एकदम एंड की तरफ जा रहा है PKL सीज़न 11। तो देखना पड़ेगा पटना पायरेट्स का प्रदर्शन किस तरीके से रहता है। लास्ट मैच उनका एक हाई स्कोरिंग में
शिकस्त झेलनी पड़ी उनको होम टीम यूपी योद्धास के खिलाफ। यूपी योद्धास अभी 8वें पायदान पे है। उन्होंने 12 मैचेस खेले हैं और 6 मैचेस जीते। उनके लिए भवानी राजपूत और अच्छा प्रदर्शन कर रहे। भवानी राजपूत एकदम से अचानक से रेडिंग में एक नए फोर्स की तरह एंट्री करके परफॉर्म कर रहे। हितेश कदान, उनका भी परफॉर्मेंस एज अ डिफेंडर बहुत ही बढ़िया रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ भरत हुड्डा की, भरत हुड्डा एज एन ऑलराउंडर परफॉर्म कर रहे। जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, जिस राशि में उनको लिया गया है, तो उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है। और अगर हम दिल्ली की यूपी की बात करें तो उनका अभी 8 पोजीशन पे है। उनके अभी 38 पॉइंट्स है। उनके बाद है तमिल थलाइवास 9वें रैंक पे। तो तमिल थलाइवास के परफॉर्मेंस में एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि लास्ट 5 मैचेस में उनको एक ही मैच में जीत का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हुआ है। धनराज चेलराथन की कोच किए गए टीम का ये जो परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही मतलब जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया था उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं रहा है अभी। और वो आशा करेंगे कि तमिल थलाइवास फिर से एक रिचार्ज यूनिट की तरह खेले। नरेंद्र कंडोला का परफॉर्मेंस स्टॉप स्टार्ट सा रहा है। और पिछले कुछ मैचेस की अगर हम बात करें तो नरेंद्र कंडोला, सचिन तंवर ये ज़्यादा चल नहीं पा रहे उनके रेडर्स की तरफ से अगर बोले। बाकी यही एक मेन कॉज ऑफ कंसर्न है उनके लिए कि जल्दी से वो चाहेंगे कि उनके जो रेडर्स है और साथ ही डिफेंस भी एकजुट होकर आक्रमण करे। उनके बाद है 10वें पायदान पे बंगाल वॉरियर्स, जिनकी संभावना है अब तो 5 मैच लगातार हार के बाद बहुत बद से बदतर सिचुएशन में है बंगाल वॉरियर्स। उनका स्कोर डिफरेंस -66 है। तो लास्ट की टीमों के लिए मैं कहूँगा कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं रहा। अगर हम बंगाल, गुजरात और अंत में खड़े हुए बेंगलुरु बुल्स की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। तो हम चाहेंगे कि वो पॉइंट्स टेबल में आगे बढ़े। लेकिन मेरे ख्याल से जो क्वालिफिकेशन के चांसेस है, जो 11वीं और 12वीं रैंक टीम्स यानी गुजरात जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स की बात करें तो उनके लिए दरवाज़ा लगभग बंद है, क्योंकि उनके जो क्वालिफिकेशन के चांसेस है, अब तो गुजरात की अगर बात करें तो उनके पास सिर्फ 9 ही मैचेस है और उनसे उनको 7 या 8 में जीत चाहिए और एक बड़े डिफरेंस के साथ उनको हराना पड़ेगा अपने बाकी जो टीम्स के साथ। उनका जो परफॉर्मेंस है उसमें उनको अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। और साथ ही गुजरात जायंट्स के लिए ये एक अच्छा साइन है कि प्रतीक दहिया एज अ रेडर पिछले कुछ मैचेस में से वो जाग उठे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की बहुत सख्त ज़रूरत है अभी गुजरात जायंट्स को। रामवीर सिंह एक पीकेएल विनिंग कोच भी रह चुके हैं पटना पायरेट्स के साथ, हम सबको पता है। लेकिन अभी ये जो पोजीशन पे है गुजरात जायंट्स, उस हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत कठिन लग रहे हैं। और बेंगलुरु बुल्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि लास्ट 5 मैचेस में वो एक भी मैच नहीं जीते। हर मैच उनमें उनको हार का सामना करना पड़ा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अजिंक्य पवार को पिछले मैच में खिलाया नहीं गया, लेकिन पिछले मैच में एक थ्रिलर में उनको हार का सामना करना पड़ा यू मुंबा के खिलाफ। सुशील एज अ रेडर अच्छे दिखे प्रदीप नरवाल के साथ। तो प्रदीप नरवाल के द्वारा कप्तान किए गए इस टीम का अभी जो फ़िलहाल हाल है वो बहुत ही बेहाल है, क्योंकि ये टीम वही है जिसने सबसे पहले 14 मैचेस खेले हैं और अभी इनके पास सिर्फ 7 मैचेस बाकी है और स्कोर डिफरेंस -105 है। तो मुझे नहीं लगता कि टॉप 6 में जगह बन पाएगी बेंगलुरु बुल्स की। उनको चाहेंगे कि अपने बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको टेस्ट करें, फिर बाकी देखते कि कैसे परफॉर्म करते। थोड़ा सा लक भी चाहिए होगा अगर क्वालिफ़िकेशन की बात है, लेकिन क्वालिफ़िकेशन के लिए जो दरवाजे वो मैं कहूँगा कि लगभग ख़त्म हो गए गुजरात और बेंगलुरु की बात करें। और बंगाल वॉरियर्स की भी लगभग ख़त्म है, क्योंकि बंगाल को भी अभी उनके 12 मैचेस हो गए, उसमें से सिर्फ उनको 3 मैचेस में जीत प्राप्त हुई और
7 मैचेस हारे और 2 मैचेस टाइड रहे, तो उनको अभी ऊपर छलांग लगाने के लिए अगले जो मैचेस है उसमें जीतना पड़ेगा और बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, ताकि स्कोर डिफरेंस माइनस जो 66 का है उसमें एक इजाफा हो सके। और बाकी बहुत कठिन लग रहा है इन टीम्स के लिए। सेम मैं कहूँगा तमिल थलाइवास के लिए, उनके लिए भी जो अभी रास्ता है वो बहुत टफ है। थोड़ा सा लक का साथ भी चाहिए आपको इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए, 11 टीमों की टूर्नामेंट के लिए। और गुड न्यूज़ ये है कि हरियाणा स्टीलर्स मेरे ख्याल से सबसे पहली टीम बनेंगे जो क्वालिफाई करेंगे, पहली टीम बनकर। शादलू, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, शादलू की टीम हरियाणा स्टीलर्स, वो मेरे ख्याल से नंबर 1 स्पॉट पे फिनिश करेंगे और उनके 2 चांसेस मिलेंगे, वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो जाएंगे। उसमें फिर जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होकर आएंगे, एलिमिनेटर्स में जो जीत के उनके साथ मुकाबला करेंगे, तो उसमें से देखना पड़ेगा कि क्या होगा। लेकिन मेरे ख्याल से हरियाणा स्टीलर्स 5-2 की फॉर्मेशन से जो खेलते हैं, 5 डिफेंडर्स और 2 रेडर्स, उनके जो रेडर्स है उनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। अगर हम शिवम पटारे की बात करें और विनय टेवटिया, तो पिछले कुछ सीज़न से बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और डिफेंस में आप जैसे शादलू का परफॉर्मेंस लेफ्ट कॉर्नर में बहुत ही अच्छा रहा है और उनका डिफेंस ही उनका स्ट्रेंथ है। जैसे आप जानते भी होंगे, मनप्रीत सिंह के द्वारा कोच की टीम, इनका जो डिफेंस है वो हमेशा से ही सुदृढ़ रहा है और वो लोग अपने डिफेंस पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। और साथ ही विनय का परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचेस में अच्छा ही रहा है, विनय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए उनको रिटेन भी किया गया ऑक्शन में। तो मेरे ख्याल से हरियाणा नंबर 1 पे फिनिश होंगे। और अगर हम रेट पॉइंट्स की बात करें तो अभी नंबर 1 पे है पटना पायरेट्स के लाल दिव्यांग दलाल, 149 पॉइंट्स के साथ। उनके ठीक 1 पॉइंट का डिफरेंस है आशु मलिक, दिल्ली के कप्तान, 148 पॉइंट्स के साथ। फिर उसके बाद है अर्जुन देशवाल, कप्तान ऑफ जयपुर पिंक पैंथर्स। मतलब एकदम कड़ी टक्कर चल रही है, 149, 148, 147, एकदम एक पॉइंट्स का जो डिफरेंस है इनके बीच। फिर यंगस्टर ऑफ द सीज़न मेरे ख्याल से अजीत रमेश चौहान, यू मुंबा के, उनके 108 पॉइंट्स है। हालांकि पिछले कुछ मैचेस से वो थोड़ा जूझ रहे, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे, लेकिन मैं आशा करूँगा कि जल्द से जल्द वो अपने पीक फॉर्म में लौट आए और सबका मनोरंजन करे अपनी रीडिंग स्किल्स के साथ। उसके बाद है बंगाल वॉरियर्स के जो फाइंड ऑफ सीज़न रहे पिछले सीज़न, नितिन कुमार धनकर, वही एकमात्र शाइनिंग स्टार रहे बंगाल वॉरियर्स के लिए, उनके हैं 106 पॉइंट्स। फिर अगर हम प्लेयर विद सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट्स की बात करें तो नितिन रावल, जो पिछला सीज़न खेल नहीं पाए, उन्होंने उसकी भरपाई कर ली बेंगलुरु बुल्स के लिए 49 रेड पॉइंट्स के साथ, 49 टैकल पॉइंट्स के साथ। बढ़िया रहा उनका प्रदर्शन। उनके बाद ही है पुनेरी पल्टन के गौरव खत्री कह सकते हैं, या गौरव खतरा, जो भी कहे है ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया, 46 डिफेंस के टैकल पॉइंट्स के साथ। उनके बाद है ईरान के सुपरस्टार शादलू 45 के साथ। फिर है नीतीश कुमार 42 के साथ और यूपी के सुमित सांगवान 39 पॉइंट्स के साथ। फिर अगर टोटल रेट पॉइंट्स की बात करें तो देवांग और आशु मलिक, उनका टाई एकदम नेक एंड नेक वाला मामला है। फिर उनके बाद है अर्जुन देशवाल, फिर अजीत रमेश चौहान और नितिन धनकर। अगर हम सुपर 10 की बात करें तो 11 सुपर 10 लगाए हैं आशु मलिक। ये रीडिंग की कंसिस्टेंसी के अगर रीडिंग की कंसिस्टेंसी के ऊपर कोई किताब लिखे तो आशु मलिक ही उसके ऑथर होने चाहिए। उसके बाद है आपके देवांग दलाल 8 सुपर 10 के साथ, फिर नितिन धनकर 6 के साथ, पवन भी 6 के साथ और अर्जुन भी 6 के साथ। हाई फाइव जिन्होंने सबसे ज़्यादा लिए उसमें है बेंगलुरु बुल्स के नितिन रावल 4 हाई फाइव के साथ। उसके बाद है योगेश दहिया 4, नीतीश कुमार 4, गौरव खत्री 4 और हितेश खदान, उनके भी 4। उसके बाद प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा सुपर 8s किए उसमें से नंबर 1 पे है देवांग दलाल। ये एक अजब सा फैक्ट है कि पटना के पिछले साल तक खेलते रहे सचिन तंवर, वो भी एक डू और डाई रेट स्पेशलिस्ट रहे।
उनका भी प्रदर्शन डू और डाई रेड्स में एक मतलब बढ़िया रहा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो देवांग दलाल भी उनके बूट्स को फिल कर रहे हैं, ऐसा अगर हम कह सकते हैं। देवांग दलाल के पास है अभी 6 सुपर 8 पॉइंट्स, फिर अजीत चौहान 6 सुपर 8 पॉइंट्स, फिर उनके बाद है पवन सहरावत, कुछ मैचेस से इंजर्ड है तो उनके 5 है। उनके बाद है पुनेरी पल्टन के पंकज मोहिते 4, और फिर है नितिन धांकर 4 सुपर 8 पॉइंट्स के साथ। तो ये है सब लेखा जोखा आपके पीकेएल रेट पॉइंट्स के साथ। और अगर हम पीकेएल के सुपर टैकल्स की बात करें तो उसमें आपके नितिन रावल फिर से नंबर 1 पे है। हालांकि उनका टीम एकदम बॉटम पे है, लेकिन बेंगलुरु बुल्स के नितिन रावल ही उनके लिए एज अ डिफेंडर कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। उनके बाद है हितेश, फिर योगेश दहिया 6 के साथ, राहुल सेहतपाल हरियाणा स्टीलर्स के 5, और फजल अतराचली 5 सुपर टैकल्स के साथ। प्लेयर जिसके सबसे ज़्यादा डू और डाई रेट पॉइंट्स है वो है विनय टेवटिया। ये एक अच्छे उभरते हुए रेडर है, यंगस्टर है विनय टेवटिया। हरियाणा स्टीलर्स के जो परफॉर्मेंस है, इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, उसमें आपके जो रेडर्स है उनका भी कमाल है, जिसमें से विनय का परफॉर्मेंस बढ़िया है, काबिल तारीफ़ है। उसके बाद है आशीष नरवाल 28। आशीष नरवाल आपको मैं बता दूँ तेलुगु टाइटंस के लिए खेल रहे हैं, और उनका पवन सहरावत की एब्सेंस में जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। उनके बाद है भवानी राजपूत 17 के साथ, फिर है आशु मलिक 17, और देवांग दलाल 16। प्लेयर जिसके एवरेज रेट पॉइंट सबसे ज़्यादा है उसमें आप बात करें तो देवांग दलाल 12.42, फिर उनके बाद है आशु मलिक 11.38, फिर अर्जुन देशवाल और पवन सहरावत और नितिन धांकर। प्लेयर जिसके एवरेज टैकल पॉइंट सबसे ज़्यादा है, जो आपके मोस्ट टैकल पॉइंट्स के टॉप पे भी रहे, गौरव खत्री पुनेरी पल्टन के अभी 3.54 के साथ है। वो चाहेंगे कि पुनेरी पल्टन फिर से डिफेंड करे अपने टाइटल को और टॉप 2 में फिनिश करे। फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि टॉप 1 पे नंबर 1 फिनिश करेंगे हरियाणा स्टीलर्स, नंबर 2 पे यू मुंबा के चांसेस ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं, लेकिन पुनेरी पल्टन भी उछाल मार सकती है। और उसके बाद है प्लेयर जिसके एवरेज टैकल पॉइंट्स नंबर 1 पे है गौरव खत्री, फिर है नितेश कुमार, फिर नितिन रावल, शादलू और मोहित कलेर। अगर प्लेयर जिसके सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रेड पॉइंट्स रहे हाफ स्टेज ऑफ प्रो कबड्डी लीग सीज़न 11 की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे है अर्जुन देशवाल, फिर उनके बाद है आशु मलिक, देवांग दलाल, अयान जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पटना पायरेट्स के लिए। अयान, संदीप और देवांग की जो तिगरी है वो बहुत ही कारगर हो रही है। उनके बाद है नितिन धांकर बंगाल के 81 सुपर सक्सेसफुल रेड पॉइंट्स के साथ। और अंत में अगर हम बात करें कि प्लेयर जिसके सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट्स रहे तो उसमें आपके 44 के साथ गौरव खत्री है। तो ये रहा लेखा जोखा आपके प्रो कबड्डी लीग सीज़न 11 के पॉइंट्स टेबल के बाद जो हाफ वे स्टेज हम पार कर चुके हैं। आधा सफ़र तय हो चुका है, आधा अभी बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम अब इन 6 टीमों में आएंगी? मेरे ख्याल से तो नंबर 1 पे फिक्स्ड है हरियाणा स्टीलर्स। नंबर 2 या 3 में आप यू मुंबई, तेलुगु टाइटंस या पुनेरी पल्टन किसको देखना चाहेंगे नंबर 2 के जो पोजीशन पे है? क्योंकि टॉप 2 में अगर आप फिनिश करेंगे तो आपको सेमीफाइनल में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। और आपको फिर से बता दूं कि टॉप 6 टीम्स में अगर आप फिनिश करें तो आपको प्लेऑफ्स खेलने का मौका मिलेगा। तो देखते हैं कि कौन सी टीम इस टॉप 6 के पोजीशन पे फिनिश करती है। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, सबको गुड नाइट।